हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं टेल योरसेल्फ अ बेटर लाई बाय मरीसा पियर बुक के बारे में। रात का वक्त था, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ। नीरज अपने कमरे में बैठा था, हाथ में एक किताब लिए। हाल ही में उसने एक दोस्त की सलाह पर टेल योरसेल्फ अ बेटर लाई नाम की किताब खरीदी थी। उसने सोचा, चलो देखते हैं क्या खास है इस बुक में, शायद लाइफ में कुछ क्लैरिटी मिले। नीरज की लाइफ पिछले कुछ सालों से एक ही ढर्रे पर चल रही थी। हर दिन वही रूटीन, वही शिकायतें और वही डिसअपॉइंटमेंट्स। उसने कई बार सोचा था कि वो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करेगा, कुछ ऐसा जो उसे खुशी दे, पर हर बार उसका दिमाग कहता, तू नहीं कर सकता, तेरे बस की बात नहीं। वो ये सोचकर रह जाता कि शायद उसकी किस्मत ही ऐसी है। किताब का पहला चैप्टर उसने पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, द स्टोरीज वी टेल आवरसेल्व्स डिफाइन आवर लाइव्स एंड दे आरंट ऑलवेज ट्रू। Narratives based on outdated or irrelevant information can negatively impact our lives for years. नीरज कुछ देर के लिए रुक गया। उसने सोचा, ये क्या बकवास है, मैंने कौन सी स्टोरी खुद को सुनाई है। लेकिन क्यूरियोसिटी उसे आगे खींच रही थी। जैसे जैसे उसने पढ़ा, उसे एहसास हुआ कि कई बार हम खुद के बारे में जो सोचते हैं वो सिर्फ पुरानी एक्सपीरियंसेस की वजह से होता है। बचपन में सुनी गई बातें, फेलियर्स के बाद बने डर या सोसाइटी का प्रेशर, सब हमारे दिमाग में एक कहानी बना देते हैं और हम उस कहानी को सच मानकर जीने लगते हैं। नीरज को अपने स्कूल के दिन याद आए। वो हमेशा एवरेज स्टूडेंट रहा था। हर बार जब कोई टेस्ट में कम मार्क्स लाता तो टीचर्स कहती, तुम कभी बड़े होकर कुछ खास नहीं करोगे। घर पर भी यही सुनने को मिलता था कि पढ़ाई में ध्यान दो वरना जिंदगी खराब हो जाएगी। धीरे धीरे ये बातें नीरज के दिमाग में घर कर गईं। उसने मान लिया कि वो कुछ बड़ा नहीं कर सकता। किताब पढ़ते पढ़ते उसे एहसास हुआ कि ये सब उसकी अपनी बनाई हुई कहानियां हैं। उसने खुद को बार बार यही बताया कि वो एवरेज है, कि वो फेल हो जाएगा, कि उसे कोशिश करने का कोई फायदा नहीं। पर क्या ये सच था? उसने कभी इस पर सवाल ही नहीं उठाया। नीरज ने किताब के अगले पन्ने पलटे। उसमें लिखा था कि हमारी सोच में बदलाव तब आता है जब हम अपनी कहानियों को रीराइट करते हैं। पुरानी कहानियों को पहचानना और उनकी जगह नई एम्पावरिंग कहानियां लिखना, यही असली ट्रांसफॉर्मेशन है। उसने किताब बंद की और अपनी नोटबुक उठाई। उसने लिखा, कौन कौन सी बातें मैंने अपने बारे में सच मान ली हैं। धीरे धीरे उसके हाथ खुद लिखने लगे। 1, मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। 2, मैं हमेशा एवरेज ही रहूंगा। 3, लोग मुझे सीरियस नहीं लेते। 4, मैं रिस्क लेने के लायक नहीं हूं। नीरज ने यह सब लिखा और फिर उन पर एक नजर डाली। उसे लगा जैसे उसने अपने अंदर का एक बड़ा बोझ निकालकर कागज पर डाल दिया हो। अब मैं क्या करूं? उसने खुद से पूछा। फिर उसे किताब की एक लाइन याद आई, चुनौती अपने कहानियों को। आस्क योरसेल्फ, इज दिस रियली ट्रू? वेयर इज द प्रूफ? नीरज ने एक एक करके अपनी लिखी बातों को देखा और उनसे सवाल करने शुरू किए। मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता, पर क्यों? मैंने कभी कोशिश ही नहीं की, तो ये कैसे तय हो गया कि मैं नहीं कर सकता? वो कुछ देर सोचता रहा। उसे याद आया जब उसने कॉलेज में एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था। सबने उसकी प्लानिंग की तारीफ की थी। उस वक्त तो उसे बहुत अच्छा लगा था, तो फिर उसने क्यों मान लिया कि वो कुछ कर नहीं सकता? लोग मुझे सीरियस नहीं लेते। हाँ, स्कूल में कुछ दोस्त मजाक उड़ाते थे, पर अब तो ऐसा नहीं है। मेरे कॉलीग्स मेरे काम की तारीफ करते हैं। उसने खुद को ये बातें समझाई। धीरे धीरे नीरज को एहसास हुआ कि उसके दिमाग में जो डर और इनसिक्योरिटीज हैं, वो असल में उसकी खुद की बनाई हुई कहानियां हैं, और अगर वो उन्हें बदलना चाहे तो वो बदल सकता है। उसने सोचा, अगर मैंने खुद को हमेशा यही बताया है कि मैं फेलियर हूं, तो क्या मैं खुद को ये नहीं बता सकता कि मैं कैपेबल हूं, कि मैं सक्सेसफुल हो सकता हूं? उसने नोटबुक के अगले पन्ने पर लिखा, 1, मैं सफल हो सकता हूं। 2, मैं योग्य हूं। 3, मेरी आवाज मायने रखती है। 4, मैं जोखिम ले सकता हूं और उनसे सीख सकता हूं। नीरज ने लिखा और कुछ देर तक उन्हें देखता रहा। वो पहली बार अपनी सोच को लेकर होपफुल महसूस कर रहा था। उसे लगा जैसे उसने खुद को एक नई दिशा दी है। उसने उस रात खुद से वादा किया कि वो हर दिन अपनी पुरानी कहानियों को चैलेंज करेगा। अगर वो अपने दिमाग को नेगेटिव बातें समझा सकता है,
तो पॉजिटिव बातें क्यों नहीं? नीरज की जिंदगी एकदम से बदलने वाली नहीं थी, ये वो जानता था। लेकिन उसने महसूस किया कि बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। उसने अपनी कहानियों को पहचानना शुरू कर दिया था और सबसे बड़ी बात, उसने ये समझ लिया था कि वो अपने नैरेटिव को बदल सकता है। उस रात सोने से पहले नीरज ने किताब के अगले चैप्टर की तरफ देखा और सोचा, चलो देखते हैं आगे क्या सीखने को मिलता है। नीरज सुबह उठते ही पहले से कुछ हल्का और एनर्जाइज्ड महसूस कर रहा था। पिछली रात उसने जो समझा वो उसके दिमाग में गहराई तक बैठ गया था। खुद को नई कहानियां सुनाने का आइडिया उसे इंट्रीगिंग लग रहा था। उसने सोचा, अगर सिर्फ अपने सोचने के तरीके को बदलने से मैं इतना अच्छा महसूस कर सकता हूं, तो इमेजिन करो और कितना कुछ बदल सकता है। किताब को अपने पास खींचते हुए उसने पन्ने पलटे और अगले चैप्टर पर आ गया। टाइटल था रैपिड ट्रांसफॉर्मेशनल थेरेपी, आरटीटी के साथ तेजी से बदलाव हो सकता है। नीरज को आरटीटी के बारे में ज्यादा पता नहीं था, लेकिन उसने सोचा, चलो देखते हैं ये थेरेपी क्या कमाल करती है। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। किताब में लिखा था कि आरटीटी अनकवर्स द रूट कॉज ऑफ इश्यूज क्विकली. It helps people understand the why behind their struggles, and this understanding often leads to rapid transformation. नीरज को यह पढ़कर कुछ अजीब लगा। उसने सोचा, इतना आसान होता तो हर कोई अपनी जिंदगी के सारे प्रॉब्लम्स हल कर लेता। लेकिन क्यूरियोसिटी ने उसे आगे पढ़ने से रोका नहीं। किताब ने एग्जाम्पल्स दिए थे कि कैसे आरटीटी ने लोगों को डिप्रेशन, ईटिंग डिसऑर्डर्स और एडिक्शंस जैसी बड़ी प्रॉब्लम्स से बाहर निकाला। यह सुनने में बहुत इंप्रेसिव लग रहा था, लेकिन नीरज के मन में कुछ स्केप्टिसिज्म भी था। उसने खुद से कहा, ठीक है, ये तो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरी लाइफ में जो छोटी छोटी परेशानियां हैं, क्या आरटीटी उनमें भी मदद कर सकती है? जैसे ही उसने आगे पढ़ा, किताब ने समझाया कि आरटीटी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि यह सरफेस लेवल प्रॉब्लम्स पर नहीं, बल्कि उनकी जड़ पर काम करता है। हर इंसान की कोई ना कोई कोर बिलीफ होती है जो उसकी स्ट्रगल्स की वजह बनती है, और आरटीटी उस कोर बिलीफ को अनकवर करने में मदद करता है। नीरज को याद आया कि पिछले चैप्टर में उसने खुद को जो कहानियां सुनाई थीं, उनमें से कई उसकी चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस से जुड़ी थीं। उसने सोचा, शायद मेरी कुछ और प्रॉब्लम्स की जड़ें भी वही हैं। अगर मैं उन बिलीफ्स को समझ लूं तो शायद मुझे भी रैपिड चेंज का एक्सपीरियंस हो। उसने किताब में दिए गए एक एक्सरसाइज को करने का फैसला किया। उसमें लिखा था कि किसी ऐसी प्रॉब्लम के बारे में सोचो जो तुम्हें सबसे ज्यादा परेशान करती है। फिर खुद से यह सवाल पूछो, Why do I feel this way? When did I first feel this way? What did I learn in that moment? नीरज ने अपनी नोटबुक निकाली और उस पर लिखा, मैं हमेशा खुद को दूसरों से कम क्यों समझता हूं? उसने खुद से पहला सवाल पूछा, Why do I feel this way? जवाब तुरंत आया, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं कभी अच्छा नहीं कर पाऊंगा। दूसरा सवाल था, When did I first feel this way? यह सवाल उसे कुछ सोचने पर मजबूर कर गया। उसे अपने बचपन का एक वाकया याद आया। वो चौथी क्लास में था। एक बार उसकी मैथ्स की टीचर ने उसके मार्क्स देखकर सबके सामने कहा था, तुमसे तो कभी कुछ नहीं होगा। पूरी क्लास हंस पड़ी थी और नीरज को लगा था जैसे वो जमीन में गड़ जाए। तीसरा सवाल था, What did I learn in that moment? उसने लिखा, मैंने सीखा कि मैं दूसरों से कम हूं। मुझे हमेशा प्रूव करना पड़ेगा कि मैं भी कुछ कर सकता हूं। नीरज ने जब अपने आंसर्स को देखा तो उसे समझ आया कि वो क्यों खुद को हमेशा इंफीरियर महसूस करता है। वो बचपन की उस ह्यूमिलिएशन को आज तक कैरी कर रहा था, और हर बार जब उसे कोई फेलियर मिलता वो उसी पुराने बिलीफ को रीइंफोर्स कर लेता। किताब में अगले पन्ने पर लिखा था कि आरटीटी का अगला स्टेप ये बिलीफ को चैलेंज करना है। उसे ये सोचना था कि वो बचपन की उस घटना को कैसे डिफरेंटली देख सकता है। उसने अपनी आंखें बंद की और खुद को फिर से चौथी क्लास में पाया। लेकिन इस बार उसने इमेजिन किया कि जब टीचर ने उसे डांटा तो उसने हिम्मत जुटाई और कहा, मिस, हर किसी को इंप्रूव करने का मौका मिलना चाहिए, मुझे भी मिलेगा। यह सोचते ही नीरज को अजीब सी राहत महसूस हुई। उसने सोचा, क्योंकि एक टीचर ने मुझे कम समझा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कम हूं, और वैसे भी वो बस एक मोमेंट था, पूरी जिंदगी नहीं।
नीरज ने अपनी नोटबुक में लिखा, मेरा बिलीफ, मैं दूसरों से कम हूं। नया बिलीफ, मैं उतना ही कैपेबल हूं जितना कोई और। फिर उसने किताब के अगले हिस्से को पढ़ा। उसमें एडिक्शंस और अदर बिहेवियरल इश्यूज के बारे में बात की गई थी। नीरज ने सोचा, मेरा तो कोई एडिक्शन नहीं है, लेकिन हैबिट्स तो हैं जो मुझे आगे बढ़ने से रोकती हैं। क्या ये भी आरटीटी से ठीक हो सकती है? उसने अपने प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में सोचा। हर बार जब कोई इंपॉर्टेंट काम आता तो वो उसे अवॉइड करता। उसने फिर से एक्सरसाइज करने का फैसला किया। मैं प्रोक्रेस्टिनेट क्यों करता हूं? उसने खुद से पूछा। जवाब आया, क्योंकि मुझे डर है कि मैं फेल हो जाऊंगा। When did I first feel this way? उसने अपने कॉलेज के दिनों को याद किया। एक बार उसने प्रेजेंटेशन की प्रिपरेशन लास्ट मिनट पर की थी और वो बहुत बुरा गया था। तभी से उसे लगता था कि अगर वो कोशिश करेगा और फेल हो जाएगा तो उसे और बुरा लगेगा। What did I learn in that moment? उसने लिखा, मैंने सीखा कि अगर मैं कुछ ट्राई नहीं करूंगा तो मुझे एम्बैरेसमेंट का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये सोचते ही नीरज को समझ आ गया कि उसका प्रोक्रेस्टिनेशन सिर्फ एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो उसे फेलियर से बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन असल में ये उसे आगे बढ़ने से रोक रहा था। इस बार उसने कॉन्शियसली अपने बिलीफ को बदला। उसने इमेजिन किया कि कॉलेज की वो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी जा रही है। उसने लिखा, मेरा बिलीफ, कोशिश करना रिस्क है। नया बिलीफ, कोशिश करना ग्रोथ है। नीरज को एहसास हुआ कि ये सब एक्सरसाइज एक तरह का सेल्फ थेरेपी था। उसने खुद से सवाल पूछे, अपने पुराने बिलीफ्स को समझा और उन्हें बदलने की कोशिश की। और यही आरटीटी का मेन कॉन्सेप्ट था, रूट कॉज को समझना और उसे रिप्लेस करना। उस रात नीरज ने सोचा, अगर मैं इतनी जल्दी अपनी सोच को लेकर बदलाव महसूस कर सकता हूं तो इमेजिन करो और प्रैक्टिस के साथ कितना कुछ इंप्रूव हो सकता है। उसने किताब बंद की और अपने अगले दिन के लिए प्लान बनाना शुरू किया, लेकिन इस बार उसका अप्रोच अलग था। अब वो खुद को बेहतर कहानियां सुनाने और पुराने बिलीफ्स को चैलेंज करने के लिए तैयार था। उसने खुद से वादा किया, मैं इस थेरेपी को पूरी तरह एक्सप्लोर करूंगा और सिर्फ पढ़ने तक सीमित नहीं रहूंगा, इसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करूंगा। अगले चैप्टर को लेकर वो खासा एक्साइटेड था। उसने खुद से कहा, चलो देखते हैं आगे और क्या सीखने को मिलता है, ये तो बस शुरुआत है। नीरज ने किताब का अगला चैप्टर पढ़ना शुरू किया। टाइटल था, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस शेप अडल्ट बिलीव्स एंड बिहेवियर्स। नीरज को तुरंत महसूस हुआ कि ये लेसन उसके लिए बहुत रेलेवेंट होगा। पिछले चैप्टर में उसने आरटीटी के जरिए जो इंसाइट्स पाए थे उनमें से कई चाइल्डहुड इंसिडेंट से जुड़े हुए थे। अब इस नए लेसन में डीप डाइव करने का वक्त था। किताब में सबसे पहली लाइन थी, अनमेट नीड्स एज चिल्ड्रन कैन टर्न इनटू फिक्स्ड स्टोरीज वी टेल आवरसेल्व्स एज अडल्ट्स। नीरज ने इसे पढ़ते ही पॉज किया। उसने सोचा, क्या मेरी बचपन की अनमेट नीड्स ही मेरी आज की इनसिक्योरिटीज और फियर्स की वजह है? उसने किताब में आगे पढ़ा कि बचपन में जब हमारी कोई ज़रूरत पूरी नहीं होती तो हम उस पर अपनी एक स्टोरी बना लेते हैं। ये स्टोरी अक्सर हमारी अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड होती है जो उस वक्त अधूरी होती है, लेकिन वही अधूरी अंडरस्टैंडिंग हमारी अडल्ट लाइफ में बिलीफ्स और बिहेवियर्स का आधार बन जाती है। नीरज को इमीडिएटली अपना बचपन याद आने लगा। उसने सोचा, मुझे कौन कौन सी अनमेट नीड्स रही होंगी। उसे याद आया कि उसके पापा अक्सर उसके स्कूल परफॉर्मेंसेस पर काफ़ी क्रिटिसाइज करते थे। भले ही वो अच्छे मार्क्स लाए, लेकिन पापा की पहली प्रतिक्रिया यही होती थी कि नेक्स्ट टाइम 90% क्यों नहीं आया। उसने खुद से सवाल किया, इससे मैंने क्या सीखा? जवाब धीरे धीरे सामने आने लगा। उसने सीखा कि मैं कभी भी अच्छा नहीं हूं और मुझे हमेशा खुद को प्रूव करना पड़ेगा। ये बिलीफ उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। हर बार जब वो किसी चैलेंज का सामना करता तो उसके दिमाग में वही बचपन की आवाज गूंजने लगती, तुम्हें और बेहतर करना चाहिए, ये काफी नहीं है। किताब ने समझाया कि बचपन की ऐसी अनमेट नीड्स जैसे वैलिडेशन की कमी, लव की कमी या सेफ्टी की कमी इंसान के अंदर लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट छोड़ सकती है, और जब तक इन्हें कॉन्शियसली आइडेंटिफाई और एड्रेस नहीं किया जाता तब तक ये बिलीफ्स हमारी अडल्ट लाइफ को कंट्रोल करती रहती हैं। नीरज ने अपनी नोटबुक निकाली और लिखा, 1, मेरी चाइल्डहुड अनमेट नीड वैलिडेशन। 2, मेरी स्टोरी, मैं कभी काफ़ी अच्छा नहीं हूँ। इसके बाद किताब ने बताया कि बचपन की नीड्स पूरी न होने पर बच्चा
खुद को दोषी मानने लगता है। उसे लगता है कि शायद उसमें ही कोई कमी है, तभी उसे वो अटेंशन, लव या वैलिडेशन नहीं मिला। यही गिल्ट और इनएडिक्वेसी का फीलिंग आगे चलकर इनसिक्योरिटीज में बदल जाता है। नीरज को वो टाइम याद आया जब उसने 5वीं कक्षा में एक पेंटिंग प्रतियोगिता जीता था। वो बहुत उत्साहित था और पापा को अपनी पेंटिंग दिखाने के लिए भागा भागा घर आया। लेकिन पापा ने उसकी पेंटिंग को देखकर कहा था, ये तो ठीक है, पर अगर कुछ और मेहनत करते तो शायद फर्स्ट प्राइज आता। उसने उस मोमेंट को अपने अंदर हमेशा कैरी किया। उसे कभी लगा ही नहीं कि वो अपनी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट कर सकता है। उसे हमेशा लगा कि हर सक्सेस के बाद भी कुछ मिसिंग है। किताब में अगले स्टेप के बारे में लिखा था, आइडेंटिफाई अनमेट नीड्स एंड रीराइट योर स्टोरी विथ कंपैशन। इसका मतलब ये था कि आपको अपने बचपन के अनमेट नीड्स को एक्नॉलेज करना होगा और खुद को वो वैलिडेशन देना होगा जो आपको उस वक्त नहीं मिला। नीरज ने अपनी आंखें बंद की और अपने 5वीं क्लास वाले सेल्फ को इमेजिन किया। उसने अपने उस यंगर सेल्फ से कहा, तुम्हारी पेंटिंग अमेजिंग थी और फर्स्ट प्राइज लाना जरूरी नहीं है। जो तुमने बनाया वो अपने आप में शानदार है। तुमने बहुत अच्छा किया। ये सोचते ही नीरज को अपने अंदर एक वार्मथ महसूस हुई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो खुद को वैलिडेट कर सकता है। उसे दूसरों की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। उसने अपनी नोटबुक में लिखा, पुरानी स्टोरी, मैं कभी काफी अच्छा नहीं हूं। नई स्टोरी, मैं अपनी अचीवमेंट्स पर प्राउड हो सकता हूं, चाहे वो कितनी भी बड़ी या छोटी क्यों ना हो। किताब में एक और कॉन्सेप्ट था, रिपेरेंटिंग योरसेल्फ। इसका मतलब था कि आप अपने अंदर के बच्चे को वो चीजें दें जो उसे बचपन में नहीं मिली। नीरज को यह आइडिया कुछ अजीब लेकिन इंटरेस्टिंग लगा। उसने सोचा, अगर मैं अपने बचपन के अनमेट नीड्स को खुद फुलफिल कर सकता हूं तो शायद मैं अपने बिलीव्स को बदल सकूं। उसने सोचना शुरू किया कि उसके बचपन में और क्या क्या मिसिंग था। उसे याद आया कि उसे अक्सर डराया जाता था कि अगर वो कुछ गलत करेगा तो बड़ों का प्यार और सपोर्ट खो देगा। यही वजह थी कि वो हमेशा अप्रूवल के लिए दूसरों पर निर्भर रहा। उसने किताब में दिए गए एक एक्सरसाइज को करने का फैसला किया। इसमें उसे अपने इनर चाइल्ड से बात करनी थी और उसे रीअश्योर करना था कि वो लव्ड और सपोर्टेड है, चाहे वो कुछ भी करे। उसने अपनी आंखें बंद की और इमेजिन किया कि वो अपने छोटे सेल्फ के सामने खड़ा है। उसने कहा, नीरज, तुम्हें किसी का अप्रूवल पाने की जरूरत नहीं है। तुम जैसे हो वैसे ही लवेबल हो। तुम्हारे मिस्टेक्स भी तुम्हें कम प्यारा नहीं बनाते। उसके अंदर एक गहरा सेंस ऑफ रिलीफ आया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधों से एक भारी बोझ हटा लिया हो। उसने रियलाइज किया कि बचपन में अनमेट नीड्स का मतलब ये नहीं है कि वो पूरी जिंदगी इनकम्प्लीट रहेगा। वो खुद को वो प्यार, वैलिडेशन और रीअश्योरेंस दे सकता है जो उसे उस वक्त नहीं मिला। नीरज ने अपनी नोटबुक में लिखा, मेरी अनमिली जरूरत, अनकंडीशनल लव और अप्रूवल। मेरी नई स्टोरी, मैं खुद को अप्रूव कर सकता हूं और अपनी गलतियों के बावजूद खुद से प्यार कर सकता हूं। किताब ने आगे बताया कि चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस के जख्मों को हील करना आसान नहीं होता, लेकिन यह पॉसिबल है। सबसे पहले आपको उन एक्सपीरियंसेस को रिकॉग्नाइज करना होगा। फिर आपको अपने बिलीव्स को कंपैशन और काइंडनेस के साथ रीराइट करना होगा। नीरज ने सोचा, शायद इसलिए मैं दूसरों की अप्रूवल के पीछे भागता हूं। शायद इसलिए मैं खुद को कभी भी पूरा महसूस नहीं करता। लेकिन अब मैं इसे बदल सकता हूं। मुझे बस प्रैक्टिस करनी है। उसने अगले कुछ दिनों के लिए एक प्लान बनाया। उसने डिसाइड किया कि वो हर दिन 10 मिनट निकालेगा और अपने इनर चाइल्ड से बात करेगा। वो खुद को वैलिडेट करेगा और अपने बिलीव्स को धीरे धीरे बदलने की कोशिश करेगा। उस रात नीरज ने खुद से कहा, शायद मेरी चाइल्डहुड स्टोरीज ने मुझे अब तक डिफाइन किया है, लेकिन अब मैं अपनी नई कहानी लिख सकता हूं और इस बार मैं खुद को हीरो बनाऊंगा। उसने किताब को बंद किया, लेकिन उसका मन अगले लेसन पर जाने के लिए बेचैन था। आगे क्या होगा? उसने सोचा, क्या मुझे और भी ऐसी चीजें मिलेंगी जो मेरी बिलीव्स को शेप करती हैं? ये जानने के लिए वो बेसब्री से इंतजार करने लगा। नीरज ने किताब का अगला चैप्टर पढ़ना शुरू किया। टाइटल था, आपके पास बदलाव करने की शक्ति है। किताब की पहली ही लाइन ने उसे झकझोर दिया। हर किसी के पास अपनी कहानियों को बदलने की क्षमता है। उसने किताब को कुछ देर के लिए बंद किया और सोचा, क्या यह सच है?
क्या मैं वाकई अपनी पुरानी कहानियां बदल सकता हूं? पिछले चैप्टर में उसने सीखा था कि बचपन की अनमेट नीड्स और उन पर बनी बिलीफ्स ने उसकी जिंदगी पर कितना गहरा असर डाला था। लेकिन अब इस चैप्टर में उसे यह विश्वास दिलाया जा रहा था कि वो उन कहानियों को बदल सकता है। किताब आगे कहती है, योर करंट नैरेटिव इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर पास्ट, बट यू हैव द पावर टू रीराइट इट। नीरज को यह कॉन्सेप्ट कुछ मैजिकल सा लगा। उसने सोचा, क्या मैं अपनी पुरानी नेगेटिविटी और इनसिक्योरिटीज को सच में रीराइट कर सकता हूं? उसने किताब में दिए गए पहले एक्सरसाइज को करने का फैसला किया। इसमें लिखा था कि सबसे पहले आपको अपनी पुरानी स्टोरीज को क्लियरली आइडेंटिफाई करना होगा। फिर आपको यह समझना होगा कि वो स्टोरीज आपकी जिंदगी पर किस तरह का असर डाल रही हैं। नीरज ने अपनी नोटबुक निकाली और लिखा, मेरी पुरानी कहानी, मैं कभी काफी अच्छा नहीं हूं। इसका असर, मैं हमेशा खुद को प्रूव करने की कोशिश करता हूं, लेकिन कभी सेटिस्फाइड महसूस नहीं करता। इसके बाद किताब ने कहा कि हर पुरानी कहानी को बदलने के लिए आपको कॉन्शियसली एक नई कहानी क्रिएट करनी होगी, और सबसे बड़ी बात, उस नई कहानी को बार बार रीइंफोर्स करना होगा। नीरज ने सोचा, मेरी नई कहानी क्या होगी? उसने कुछ देर तक खुद से बातें की। आखिरकार उसने लिखा, नई कहानी, मैं अपनी कोशिशों और अचीवमेंट्स पर गर्व कर सकता हूं, भले ही वो परफेक्ट ना हो। मैं काफी हूं जैसे मैं हूं। नीरज ने महसूस किया कि सिर्फ ये नई कहानी लिखने से ही उसे कुछ राहत महसूस हुई, लेकिन उसने सोचा, सिर्फ लिखने से कुछ नहीं होगा, मुझे इसे अपनी जिंदगी में लाना होगा। किताब में आगे लिखा था, चेंजिंग योर स्टोरीज रिक्वायर्स कंसिस्टेंट एफर्ट एंड प्रैक्टिस। योर ब्रेन इज वायर्ड टू फॉलो ओल्ड पैटर्न्स, बट विद रेपिटेशन यू कैन क्रिएट न्यू पाथवेज। नीरज को यह साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी। उसने सोचा, अगर यह मेरा ब्रेन है तो मुझे इसे कंट्रोल करने का हक है। नीरज को किताब में एक और एक्टिविटी मिली। इसमें कहा गया था कि आपको अपनी पुरानी कहानी को लाउड बोलना है और फिर उसे इमीडिएटली रिजेक्ट करना है। इसके बाद आपको अपनी नई कहानी को जोर से रिपीट करना है। उसने इस एक्सरसाइज को करने का फैसला किया। उसने अपने कमरे में अकेले खड़े होकर कहा, मैं कभी काफी अच्छा नहीं हूं। ये कहते हुए उसे अपने अंदर कुछ नेगेटिविटी महसूस हुई, लेकिन फिर उसने जोर से कहा, यह सच नहीं है, मैं अपनी कोशिशों पर गर्व करता हूं, मैं काफी हूं। ये शब्द बोलते ही उसे लगा जैसे उसके अंदर एक स्पार्क जग गया हो। उसने सोचा, यह सिंपल है लेकिन पावरफुल भी। अगर मैं इसे डेली प्रैक्टिस करूं तो शायद मेरा माइंडसेट सच में बदल सकता है। नीरज को किताब में एक और कॉन्सेप्ट मिला, एम्पावर योरसेल्फ विद पॉजिटिव एफर्मेशंस। किताब ने बताया कि जब आप अपनी नई कहानी को बार बार दोहराते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मानने लगता है। उसने डिसाइड किया कि वो हर सुबह अपनी नई कहानी को एफर्म करेगा। उसने अपने नोटबुक में लिखा, डेली एफर्मेशन, मैं काफी हूं, मैं अपनी अचीवमेंट्स पर गर्व करता हूं, मैं अपनी कहानी को बदलने की ताकत रखता हूं। नीरज को अपने बचपन का एक और इंसिडेंट याद आया। वो शायद 12वीं कक्षा में था जब उसने पहली बार पब्लिक स्पीकिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया था। उसने बहुत मेहनत की थी, लेकिन कंपटीशन में सेकंड प्लेस आया। उस दिन उसकी मां ने कहा था, सेकंड प्लेस भी अच्छा है, लेकिन अगर और मेहनत करते तो फर्स्ट प्लेस आता। ये शब्द आज तक उसके साथ थे। उसने हमेशा खुद से कहा, मेरी मेहनत कभी पूरी नहीं होती, मुझे और बेहतर बनना होगा। लेकिन अब उसने इस कहानी को बदलने का फैसला किया। उसने खुद से कहा, सेकंड प्लेस आना भी एक बड़ी अचीवमेंट थी। मैंने अपने डर को ओवरकम किया और स्टेज पर बोला। यह अपने आप में एक जीत थी। उसने किताब में पढ़ा कि जब आप अपनी पुरानी कहानियों को चैलेंज करते हैं तो आपका माइंड धीरे धीरे उन पर यकीन करना बंद कर देता है। उसने डिसाइड किया कि वो हर उस नेगेटिव थॉट को नोटिस करेगा जो उसकी पुरानी कहानियों से जुड़ा होगा। नीरज ने अपनी नोटबुक में एक और सेक्शन ऐड किया, नेगेटिव थॉट ट्रैकर। जब भी मैं खुद को काफी अच्छा नहीं मानता हूं, मैं इसे पहचानूंगा और अपनी नई कहानी को दोहराऊंगा। किताब में लिखा था कि नई कहानियां तभी पावरफुल बनती हैं जब आप उन्हें अपनी एक्शंस के साथ अलाइन करते हैं। सिर्फ एफर्मेशंस और एक्सरसाइजेस काफी नहीं है, आपको अपनी नई कहानी को अपनी डेली लाइफ में लाना होगा। नीरज ने सोचा, मैं इसे कैसे प्रैक्टिस कर सकता हूं? उसने डिसाइड किया कि वो अपने छोटे छोटे अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना शुरू करेगा, चाहे वो कितने भी माइनर क्यों ना हो।
उसने खुद से कहा, अगर मैंने जिम में 20 मिनट एक्सरसाइज भी कर ली तो ये मेरी डेडिकेशन का प्रूफ है, मुझे इसे एक्नॉलेज करना चाहिए। उसने अगले दिन अपने काम के दौरान कॉन्शियसली अपनी नई कहानी को प्रैक्टिस किया। जब भी उसे लगा कि उसका काम परफेक्ट नहीं है, उसने खुद से कहा, परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, मैंने अपना बेस्ट दिया है और ये काफी है। दिन खत्म होने तक उसने महसूस किया कि वो कुछ हल्का और कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा था। उसने सोचा, शायद ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस ही मेरी जिंदगी बदल सकती हैं। किताब ने नीरज को ये सिखाया कि अपनी कहानियों को बदलने के लिए आपको खुद को एक क्रिएटर की तरह देखना होगा। आपकी जिंदगी की हर घटना एक ब्लैंक पेज है और आप डिसाइड करते हैं कि उस पेज पर क्या लिखा जाएगा। नीरज ने खुद से कहा, मैं अपनी कहानी का राइटर हूं और अब मैं इसे पॉजिटिविटी और कॉन्फिडेंस से भर दूंगा। उसने किताब को बंद किया, लेकिन मन में एक्साइटमेंट थी कि अगले लेसन में क्या नया सीखने को मिलेगा। नीरज ने अगले चैप्टर का टाइटल देखा और मुस्कुराया, रिप्लेस नेगेटिव सेल्फ टॉक विद बेटर लाइज। उसने सोचा, बेहतर झूठ मतलब झूठ बोलना, वो भी खुद से। लेकिन किताब के पहले ही पैराग्राफ ने उसके कंफ्यूजन को दूर कर दिया। किताब में लिखा था, इफ यू आर गोइंग टू लाई टू योर सेल्फ, वाई नॉट टेल योर सेल्फ बेटर लाइज। ये लाइन उसे बेहद इंट्रीगिंग लगी। उसने खुद से कहा, सही बात है, अगर मुझे नेगेटिव बातें ही सोचनी है तो क्यों ना उन्हें पॉजिटिव ट्विस्ट दे दूं। किताब ने यह समझाया कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हर उस चीज को सच मानता है जो हम बार बार खुद से कहते हैं, चाहे वो सच हो या झूठ। अगर आप खुद को बार बार कहते हैं, मैं हमेशा गलतियां करता हूं, तो आपका दिमाग इसे फैक्ट मान लेता है। और अगर आप खुद से कहते हैं, मैं बहुत स्मार्ट हूं, तो आपका सबकॉन्शियस इसे भी सच मान लेता है। नीरज को इस कॉन्सेप्ट ने उत्सुक कर दिया। उसने सोचा, कितनी बार मैंने खुद को नेगेटिव बातें कही हैं और उन्हें सच मान लिया है, लेकिन अगर ये झूठ ही है तो इसे अच्छा झूठ क्यों ना बनाया जाए। किताब में पहला एग्जाम्पल पढ़ते ही वो हंस पड़ा। इसमें लिखा था, नेगेटिव सेल्फ टॉक, माई मेमोरी इज लाइक अ सेव, बेटर लाई, आई हैव अ फिनोमिनल मेमोरी। नीरज ने सोचा, अगर मैं अपनी खराब मेमोरी को फिनोमिनल मेमोरी मानने लगूं तो क्या सच में कुछ बदलेगा। उसने तुरंत इसे प्रैक्टिस करने का फैसला किया। उसने खुद से कहा, मैं हर चीज को आसानी से याद रख सकता हूं, मेरी मेमोरी फिनोमिनल है। हालांकि ये कहते वक्त उसे कुछ अजीब लगा। उसका माइंड बार बार प्रोटेस्ट कर रहा था, नहीं, ये सच नहीं है, तुम्हारी मेमोरी तो हमेशा कमजोर रही है। लेकिन उसने किताब में पढ़ा था कि ये रेजिस्टेंस नॉर्मल है। हमारे दिमाग को नई बातें एक्सेप्ट करने में वक्त लगता है। किताब ने अगले स्टेप में कहा कि आपको अपनी सबसे कॉमन नेगेटिव सेल्फ टॉक को आइडेंटिफाई करना होगा। नीरज ने अपनी नोटबुक निकाली और लिखा, नेगेटिव सेल्फ टॉक, मैं कभी कॉन्फिडेंट नहीं दिखता। बेटर लाई, मेरा कॉन्फिडेंस हर सिचुएशन में झलकता है। उसने खुद से कहा, चलो इस बेटर लाई को बार बार रिपीट करते हैं, शायद दिमाग इसे सच मान ही ले। उसने जोर से कहा, मैं हर जगह कॉन्फिडेंट महसूस करता हूं, मेरा कॉन्फिडेंस नेचुरल है। नीरज को याद आया कि ऑफिस में अक्सर मीटिंग के दौरान वो अपने आप को स्मॉल फील करता था। उसकी वॉइस कभी कभी ट्रेम्बल करने लगती थी। उसने डिसाइड किया कि अगली मीटिंग में वो इस बेटर लाई को कॉन्शियसली प्रैक्टिस करेगा। मीटिंग वाले दिन उसने तैयार होने से पहले मिरर के सामने खड़े होकर खुद से कहा, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मेरी वॉइस पावरफुल है, लोग मेरी बात सुनना चाहते हैं। उसने ये एफर्मेशंस बार बार दोहराए। मीटिंग के दौरान उसने अपने अंदर कुछ सा बदलाव महसूस किया। जब उसने बोलना शुरू किया तो उसकी वॉइस पहले से स्टेडी थी। उसने मन ही मन खुद से कहा, देखा, ये काम कर रहा है। हालांकि अभी उसे इस प्रैक्टिस को और मजबूत बनाना था। किताब में अगला कॉन्सेप्ट था, टर्न योर नेगेटिव लेबल्स इनटू एम्पावरिंग आइडेंटिटीज। इसमें बताया गया कि हम खुद को जो लेबल्स देते हैं उनका हमारी पर्सनैलिटी पर गहरा असर होता है। अगर आप खुद को लेजी मानते हैं तो आप नेचुरली लेजी बिहेवियर अडॉप्ट करते हैं, लेकिन अगर आप खुद को हार्ड वर्किंग कहें तो आप उसी तरह एक्ट करने लगेंगे। नीरज ने अपनी लाइफ के सबसे कॉमन लेबल्स पर ध्यान दिया। उसने लिखा, नेगेटिव लेबल, मैं बहुत आलसी हूं। एम्पावरिंग आइडेंटिटी, मैं डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड हूं। उसने डिसाइड किया कि हर सुबह उठते ही वो खुद से कहेगा, मैं डिसिप्लिन्ड हूं, मैं हर काम टाइम पर करता हूं। एक दिन उसने खुद को प्रोक्रेस्टिनेशन करते हुए पकड़ा।
उसे एक ईमेल लिखनी थी, लेकिन वो बार बार डिस्ट्रैक्शंस में उलझ रहा था। उसने खुद को रोका और जोर से कहा, मैं डिसिप्लिन्ड हूं, मैं अपना काम टाइम पर करता हूं। ये कहते ही उसने लैपटॉप पर बैठकर ईमेल कंप्लीट की। नीरज को धीरे धीरे एहसास हो रहा था कि ये सिंपल एफर्मेशंस और बेटर लाइज उसकी माइंडसेट को सटल तरीके से शिफ्ट कर रहे थे। किताब में एक और पावरफुल एक्टिविटी थी, रीराइट योर इंटरनल डायलॉग एज इफ यू आर योर बेस्ट फ्रेंड। इसमें लिखा था कि अगर आपका कोई दोस्त बार बार खुद को क्रिटिसाइज करे तो आप उसे कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? आप उसे इनकरेज करेंगे, राइट? तो फिर अपने साथ भी वैसा ही क्यों नहीं करते? नीरज ने ये एक्टिविटी ट्राई करने का सोचा। उसने अपनी नोटबुक में लिखा, इंटरनल डायलॉग, तुमसे कुछ नहीं हो सकता, तुम हमेशा फेल करते हो। रीराइट, तुमने अब तक काफी कुछ अचीव किया है, तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, बस एक कदम और बढ़ाओ। इस नए डायलॉग को पढ़ते ही उसे अपने अंदर कुछ वार्मथ महसूस हुआ। उसने सोचा, अगर मैं खुद को अपना बेस्ट फ्रेंड मान लूं तो शायद मैं खुद के साथ कुछ बेटर बिहेव कर पाऊं। नीरज को किताब में एक और फन एक्सरसाइज मिली, प्रिटेंड यू आर अ कैरेक्टर इन अ मूवी एंड यू आर द हीरो। इसमें कहा गया था कि जब भी आप खुद को डाउट करें तो इमेजिन करें कि आप किसी मोटिवेशनल मूवी के हीरो हैं और ये सीन आपकी अल्टीमेट कमबैक स्टोरी का हिस्सा है। अगली बार जब नीरज ने खुद को नर्वस और डाउटफुल महसूस किया तो उसने इस टेक्निक को ट्राई किया। उसने इमेजिन किया कि वो एक मूवी का हीरो है जो अपनी इनसिक्योरिटीज पर जीत हासिल कर रहा है। उसने खुद से कहा, यह मेरा टर्निंग पॉइंट है, मैं अभी जो भी डिसीजन लूंगा वो मेरी सक्सेस की तरफ ले जाएगा। उस दिन उसने महसूस किया कि यह छोटा सा इमेजिनेशन ट्रिक उसे इंस्टेंटली मोटिवेटेड कर सकता है। नीरज ने किताब से जो भी सीखा था उसे डेली लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर दिया। उसने अपने नेगेटिव सेल्फ टॉक को नोटिस करना और उन्हें रिप्लेस करना शुरू किया। उसने अपने माइंड को धीरे धीरे ट्रेन किया कि वो बेटर लाइज पर विश्वास करे। किताब के इस लेसन ने नीरज को सिखाया कि सेल्फ टॉक सिर्फ वर्ड्स नहीं है, ये वो फाउंडेशन है जिन पर आपकी पूरी पर्सनालिटी खड़ी होती है। अगर आप अपने वर्ड्स बदलते हैं तो आप अपनी लाइफ भी बदल सकते हैं। नीरज ने किताब को बंद किया और खुद से कहा, मैं अपने माइंड को कंट्रोल कर सकता हूं, मैं अपनी पुरानी कहानियों को रीराइट कर सकता हूं और सबसे बड़ी बात, मैं अपनी सेल्फ टॉक को पॉजिटिविटी से भर सकता हूं। अब उसे इंतजार था अगले लेसन का, क्योंकि उसे पता था कि ये जर्नी यहीं खत्म नहीं होने वाली थी। नीरज ने किताब का आखिरी लेसन पढ़ने के बाद अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू किया। उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी में जितनी भी नेगेटिविटी थी उसका बड़ा हिस्सा उसकी खुद से कही गई बातों का नतीजा था। वो रोज सुबह एफर्मेशंस दोहराने लगा, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मेरा दिमाग तेज है, मेरी याददाश्त फिनोमिनल है। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि वो चीजें सच होने लगी थी। ऑफिस की एक मीटिंग में जब एक जटिल प्रोजेक्ट पर डिस्कशन हुआ तो नीरज ने बिना किसी हेजिटेशन के अपनी राय दी। उसके एक सहकर्मी ने बाद में उससे कहा, यार आज तुमने इतनी क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस से बात की, मजा आ गया। नीरज ने मुस्कुराते हुए सोचा, यह मेरे बेटर लाइफ का असर है। उसने अपने दिमाग में जमी पुरानी कहानियों को धीरे धीरे रीराइट करना शुरू किया। बचपन में उसे बार बार कहा गया था, तुमसे कुछ बड़ा नहीं होगा, लेकिन अब वो खुद से कहता था, मैं बड़ा सोचने और करने के लिए बना हूं। ये बदलाव उसके हर फैसले में दिखने लगा। नीरज ने महसूस किया कि नेगेटिविटी से निकलने का एक ही तरीका है, उसे पॉजिटिविटी से रिप्लेस करना। उसने अपनी एक दोस्त से कहा, हम खुद को जिस तरह की कहानियां सुनाते हैं वही हमारी दुनिया बनाती है। मैंने अपनी कहानियां बदल दी हैं और अब मेरी दुनिया बदल रही है। कुछ महीनों बाद जब नीरज ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे अपने अंदर हुए बदलाव पर गर्व महसूस हुआ। जो इंसान कभी खुद पर विश्वास नहीं करता था वो अब दूसरों को इंस्पायर कर रहा था। उसने न केवल अपनी सोच बदली बल्कि अपने एक्शंस को भी उस सोच के साथ अलाइन कर लिया। एक दिन जब वो अपनी किताबें अरेंज कर रहा था तो उसने इस किताब को देखा और मुस्कुराया। उसने अपने आप से कहा, सच में अगर मैं खुद से झूठ बोल रहा था तो बेहतर झूठ क्यों ना बोलूं। अब नीरज के लिए ये जर्नी सिर्फ सेल्फ इंप्रूवमेंट की नहीं बल्कि सेल्फ एम्पावरमेंट की बन चुकी थी। उसने खुद से वादा किया कि वो हमेशा अपनी कहानियों को बेहतर बनाएगा और दूसरों को भी ये सिखाएगा। उसने किताब को अलमारी में रखते हुए एक आखिरी एफर्मेशन दोहराया,
मैं अपनी जिंदगी का हीरो हूं और मेरी कहानी अभी शुरू हुई है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।